सरफराज कटियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रिक्स की नई मीटिंग्स। इसमें बात करूँगा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है और ब्रिक्स में क्या क्या हुई और इसका भविष्य में क्या असर पड़ने वाला है। संक्षेप में बताऊँ तो ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है जिसमें B से ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका है। इसका निर्माण 2006 में हुआ था, जबकि 4 उभरती इकोनॉमी इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी कि ये एक जो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है जो कि दुनिया के इकोनॉमी में एक अहम रोल अदा कर सकता है, ये G7 को चैलेंज कर सकता है। तो इसकी पहली मीटिंग यekaterinburg में हुई। 2011 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, उसमें एस ऐड हो गया। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रिक्स की 14वें मीटिंग्स। ये 14वां मीटिंग चीन में होना तय पाया गया था, लेकिन कोविड के कारण और चीन के राष्ट्रपति के कहने के कारण ये एक वर्चुअल समिट हुई। इस वर्चुअल समिट में 5 देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इसमें बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई, जिसमें कॉपरेशंस, दुनिया के एक चैलेंज, सैंक्शंस और टेररिज्म और दीगर बातों पे बात हुई। इसका दुनिया में 41% पॉपुलेशंस है आबादी के मामले में, और इकोनॉमी में देखा जाए ये 16% है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2030 तक ये शायद 50% इकोनॉमी तक पहुंच सकता है, जो कि एग्जेजरेशन है, लेकिन 50% ना भी सही, लेकिन एक बड़ी इकोनॉमी में हिस्सेदारी होगी। इसको एक इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पे देखा जा सकता है। इस ब्लॉक के एक्सपेंशन की बात कुछ दिनों पहले चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कही थी। उन्होंने मई में कहा था कि ब्रिक्स को एक्सटेंशन करना चाहिए, ब्रिक्स में और भी देशों के लोगों को शामिल करना चाहिए, ताकि दुनिया में कॉपरेशन बढ़ सके और एक दूसरे से फ़ायदा लिया जा सके, और विकासशील या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी एक स्पेस मिल सके जो कि दुनिया में एक अहम किरदार अपनाए। तो इस ब्रिक्स मीटिंग्स पर उस पर भी चर्चा हुई। इस ब्रिक्स मीटिंग में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी पार्ट लिया। इसके अलावा इस ब्रिक्स मीटिंग्स में और भी देशों को विस्तार देने की बातें हुई, जिसमें मुख्य तौर पर सऊदी अरबिया, तुर्की, मैक्सिको और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों के बारे में बात हुई, इंडोनेशिया। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है कि इसकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी और कब होगी। तो इसमें मीटिंग्स में जो बेसिकली बात हुई है, कैसे एक दूसरे के कोऑपरेशंस किया जाए ताकि एक दुनिया बेहतर बने और दुनिया के साथ चला जा सके। इस मीटिंग में चाइना के राष्ट्रपति ने मिलिट्री अलायंस के खिलाफ भी बोला। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर टेररिज्म के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को टेररिज्म के बेस के तौर पर नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसमें सारे देशों ने सहयोग की बात भी की। इसके अलावा इस मीटिंग्स में की गई कि कोई भी विवाद, डिस्प्यूट को आपसी मसले की तरह समझकर एक दूसरे से बात कर हल किया जाना चाहिए। ये रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस और इंडिया चाइना के क्राइसिस के बीच में एक अहम स्टेप माना जा सकता है कि इसमें से खासकर इंडिया चाइना, जो कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट में 2020 से उलझा हुआ है, उसके बाद भी कोऑपरेशन के थ्रू इस मसले को सुलझाने की बातें हुई। इसके अलावा ये एक वेस्ट को कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि हम रशिया के साथ खड़े हैं और हम सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी मानते हैं। तो यहाँ पे एक लोचा आ जा रहा है। लोचा दरअसल ये है कि रशिया, अगर एक टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो यूक्रेन क्राइसिस में जो लुहांस्क या डोनेट्स्क रीजन है वो यूक्रेन का पार्ट है, जिसे दुनिया, रूस को छोड़कर सारी दुनिया यूक्रेन का हिस्सा मानती है। तो अगर इस बुनियाद पे देखा जाए तो रशिया एग्रेसर्स है, लेकिन रशिया के जो एग्रेशंस को ना कंडेम किया गया, ना उस पर बातें की गई। तो ये सॉवरेनिटी का इश्यूज़ में कहीं ना कहीं एक लोचा है। ये कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि इंडिया चाइना एक दूसरे से बात करके इस मुद्दे को सुलझाएगा, जो कि काफ़ी देर है। वैसे नरेंद्र मोदी ने तो 2020 में कह चुके थे कि ना कोई घुसा है, ना कोई है, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हमारी टेरिटरी में, तो एक तरह से कहा जाए
कि जब प्रधानमंत्री जो कि देश के जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसने ही जब क्लीन चिट रशिया चाइना को दे दिया तो फिर इस पर बहुत बड़ी बात चर्चा होने से रही। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने इस पर बहुत मुंह नहीं खोला, क्योंकि जब आपका देश का प्रधानमंत्री ही एग्रेशंस को डिनाउंस कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई नहीं, चाइना एग्रेशन नहीं किया, एंट्री नहीं किया, तो कोई दूसरा देश कैसे बोल सकता है। इसके अलावा इस मीटिंग्स के बीजिंग डिक्लेरेशंस की एक फॉर्मेट तैयार की जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। उसको चाइना क्योंकि होस्ट था उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पब्लिश भी किया। ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस, उसके आगे के 16 साल के कॉपरेशन के बारे में, उसके बाद कोविड पैंडेमिक में आपसी कॉपरेशन, मतलब कोवैक्स के थ्रू जो कॉपरेशन हो रही है, चीन ने जो कोवैक्सीन बहुत सारे जगह भेजे, इंडिया भेजे हैं अपने वैक्सीन्स को, उस पर और कोविड से कैसे लड़ा जाए इस पर आज भी इसमें बात हुई। इसके अलावा इसमें इस ग्लोबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे जो एक बातें होती है उसके बारे में भी बात विस्तार से बात हुई। उसके अलावा जो होता है क्या कि ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब कि दुनिया की जो गवर्नेंस का सिस्टम है जहाँ की वेस्ट हेजेमनी है, इस पर भी बातें की कि इसके अल्टरनेट के बारे में, और ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका को दुनिया में एक अहम किरदार प्ले किया जाए, इस पर भी करने दिया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रल सिस्टम्स को मजबूत करने के दिशा में बातें हुई, इसमें जो कि लोग आपस में कॉपरेशन करें, आपस में इकोनॉमी को एक दूसरे से करें। इसके अलावा जो ग्लोबल गवर्नेंस को मोर इंक्लूसिव, मतलब कि ये सिस्टम जो वेस्ट ओरिएंटेड सिस्टम है इसमें और भी लोगों को शामिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट, मल्टीलेटरल इत्यादि किया जाए। इसके अलावा इसमें UNG और सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की भी बात हुई, जो कि इंडिया और बहुत सारे दुनिया के देश इस पर रिफॉर्म चाह रहे हैं कि 5 पीठों से ये आगे बढ़े और UN सिक्योरिटी में जो एक जो हेजेमनी कहीं ना कहीं वेस्ट ओरिएंटेड हेजेमनी है उसको कम किया जाए, क्योंकि वेस्ट की चाहे सिक्योरिटी काउंसिल्स हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उसके जो ऑफिसर्स हों या उसके जो मेंबर्स हों या उनमें जो रिप्रेजेंटेशन हो, वेस्ट को कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट तौर पे बहुत ज़्यादा है, जबकि अमेरिका और यूरोप दोनों की मिलाकर कुल आबादी लगभग 14% होती है। इससे ज़्यादा आबादी इंडिया और चाइना की, इंडिया चाइना मिला के ही लगभग 37-38% के आसपास पहुंच जाता है। इनका उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा इसमें जो होता है ना क्या कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की भी बातें हुई। ये मतलब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जो ग्रुप की जो एक मीटिंग होती है, इसका एक कह लीजिए क्या कि नॉर्म्स टाइप बन गया कि ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म पे एक बात करना। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी पे भी बात हुई, क्या कि ग्लोबल इकोनॉमी को जो एक चैलेंज उभर रहा है कोविड और यूक्रेन रशिया के क्राइसिस के मद्देनज़र, इस पर कैसे बात की जाए। इसमें एक सबसे ख़ास बात रही क्या कि चाइना ने पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं भारत और साउथ अफ्रीका भी इसको UN में रशिया के स्टैंड को ज़्यादा बाई करता हुआ दिख रहा है, जबकि भारत के साथ है कि भारत क्वाड का भी मेंबर है। भारत अब I2 और U2 मतलब इजराइल, इंडिया, USA और UAE की जो प्लेटफॉर्म है उस पर का भी एक मेंबर बनने जा रहा है। इसके अलावा जो G20 में तो वैसे चीन, रशिया, ब्राज़ील और कई सारे देश हैं, उसमें वेस्ट के भी हैं, इस ब्लॉक के भी हैं, तो उसको एक नॉर्मल सी चीज़ें मानी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा भारत के जो वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, उसके बाद भी ब्रिक्स में शामिल होना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात है क्या कि चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें कई सवालें उठ रही थी क्या कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा, लेकिन इंडिया इसमें शामिल हुआ। और इसी के साथ एक जो घोषणा होती है क्या कि ब्रिक्स की मीटिंग्स की जो होती है वो हर साल अलग अलग देशों में होती है, जैसे बार इंडिया में होगा, जिसके बारे में खबर आ रही है कि वो शायद जम्मू कश्मीर में हो। इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट होगा क्योंकि अगर इकोनॉमी और जो पॉपुलेशन और जो एक ग्रोथ जो इनका है, इसके बाद ये दुनिया में जो आज जो G7 का है उसकी प्लेस को ले सकता है, क्योंकि G7 के पास इकोनॉमी ठीक ठाक है, उसका ग्लोबल इंस्टीट्यूशन उनकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इकोनॉमी G7 की तरह ब्रिक्स के भी एक मजबूत हो रहे हैं, इनके जो ग्रोथ परसेंटेज ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें भी 2 वीटो पावर हैं और एक बहुत बड़ी आबादी और एक बहुत बड़ा लैंड मास है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया इसका मेंबर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कुछ दिनों के अंदर ही वो
यूएस को पीछे पछाड़ देगी। वो इकोनॉमी चाइना भी इसका मेंबर है। भारत के बारे में भी कि भारत के ग्रोथ रेट जिस तरह से है वो जल्द से जल्द तीसरी या चौथी इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो ये अभी 6 नंबर पर है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक बहुत ब्राइट फीचर्स इसका है। इस पे दुनिया की नज़रें थी कि नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग्स में जा रहे हैं, उसमें वहाँ क्या चर्चा हो रही है, वहाँ पे वो इस मीटिंग्स में यूएस के डायरेक्ट नाम को आने से बचा रख पाए और कहीं ना कहीं अपनी उसको बैलेंस कर पाए। G7 की मीटिंग्स में वो रशिया के नाम को आने से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। वैसे उनका वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं होगा क्योंकि G7 का एक परमानेंट मेंबर नहीं है, वो ऑब्जर्वरी तौर पे जर्मनी में सरकार ने बुलाया है, जैसे इस बार अर्जेंटीना को चीन ने बुलाया था। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2-3 दिनों के बाद G7 की मीटिंग्स हो जा रही है, उसमें क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, ये भी क्लियर हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।